देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिकेट्स के मुतालिक और कुछ बात करेंगे ट्रॉमा के मुतालिक। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर राजा मुसब, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिना हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, एक उस डिजीज़ का नाम है जो कि आप उसको सिंपल टर्म में कहें तो वेयर एंड टेयर की वजह से, यानी कि इसको आम ज़माने में कहेंगे कि अगर एक एजेड फीमेल है, अब इसकी ना कोई एक यूनिक कॉज नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। होता क्या है इसमें कि जो दो घुटने हैं आपके, यानी कि कोई भी जॉइंट्स हैं, दोनों जॉइंट्स हैं, उन दोनों जॉइंट्स के दरमियान फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए हड्डी से टकराए तो ज़ाहिर सी बात है इंसान नहीं चल सकता। उसको फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए बीच में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कार्टिलेज दिया होता है, नरम झिल्ली दी हुई होती है जो कि पूरी मूवमेंट कराती है, हर डायरेक्शन में वो मूव हो सकता है। विद टाइम बहुत सारी वजूहत की वजह से, जिसको हम डिस्कस करेंगे, उस वजह से अगर वो झिल्ली में डैमेज आ जाए, वो झिल्ली वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाए और फिर उसकी वजह से बोन एक्सपोज हो जाए और फिर वो फ्रिक्शन कॉज करे, उसकी वजह से जो है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और इसकी जो मल्टीपल वजूहत हैं वो ये हैं कि एक तो एज रिलेटेड इसके बहुत सारे, यानी कि जो ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा होता है वेयर एंड टेयर की वजह से विद टाइम। उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर जेनेटिकली ये चीज़, पेरेंट्स को अगर जल्दी आर्थराइटिस हो गया तो उसके अंदर भी ये 40% उसका रोल होता है। उसके बाद आ जाते हैं जेंडर, फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर पे पाया जाता है। इसकी वजह कहा गया है कि जो मीनोपॉज जो आता है, यानी कि जो माहवारी का ख़त्म आता है औरतों में 45 से 50 साल के बाद, उसके बाद जब उनके सारे हार्मोन लेवल डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद ये ज़्यादातर उनके अंदर देखा गया है कि ये जो है ना उनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ बहुत हो जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब ऐसी होती है, यानी कि इनिशियली कोई लेबरर है जिसका काम है लेबरिंग जिसका काम है, अब इनिशियली जवान होता था तो उसके सारे मसल्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी टांगों को, लेकिन विद टाइम जब जैसे जैसे एज आगे जाती है मसल्स वीक हो जाते हैं और वो जॉइंट्स को इतना स्टेबल नहीं रख पा रहे होते, जिसकी वजह से फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसके 5-6 जो मेन वजूहत है मैंने डिस्कस की हैं। तो इसकी वजह से इन चीज़ों में अब इसकी जो जैसे साहब ने बात की कि भाई होने की मतलब पता कैसे चलेगा कि देखें आपकी एक या दोनों टांगें, मोस्ट लाइकली जो है नीज़ हो तो बहुत सारे जॉइंट्स सकता है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेयर एंड टेयर का शिकार होते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो नीज़ होते हैं और हिप्स होती हैं। तो इन दोनों के अंदर मोस्ट कॉमनली नीज़ के अंदर होता है ये। तो इसमें होता है कि अगर एज भी ज़्यादा है और उसके बाद अचानक से एक आपको पेन शुरू हो गया है और वो दर्द इस तरह का है कि ऐसा लग रहा है कोई दांत उखड़ रहा है, इस तरह की कैफियत आ रही है, और जॉइंट उसके बाद अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे, सो के उठे हैं तो सुबह स्टिफ हो गया है, 15-20-25 मिनट के लिए स्टिफ लगेगा, फिर दोबारा से रिलैक्स हो जाएगा, ये हो गया। पेन हो गया जो कि जा नहीं रहा है, क्रॉनिकली पेन चल रहा है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने हो गए वो चल रहा है और इस तरह की तकलीफ़ है और जॉइंट स्टिफनेस है। रात में बहुत दफ़ा जब बढ़ जाता है तो ये रात की नींद भी डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि इंसान जो है वो सोते हुए नहीं, इतनी टी से उठती है कि, यानी कि पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि टी से उठ रही होती है रात में तो हमें उठना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों के बाद हम इन मतलब इस क्लिनिकल पैरामीटर और बाकी जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उनको देखते हुए और फिर एक्सरे की फाइंडिंग देखते हुए हम डायग्नोज करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये जो केस है ऑस्टियोआर्थराइटिस आया कि इसके लिए एक्सरे इनफ होता है या एमआरआई ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए जो मोस्टली जो हमारी 90% जो हमारी डायग्नोसिस होती है वो एक्सरे बन जाती है। एक्सरे के अंदर चंद चीज़ें हमें देखनी होती हैं जो कि मैं आम हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए मैं आसान ज़बान में समझाता हूँ कि जब आप किसी भी ऐसे यानी घुटने के अंदर एक्सरे देख लें, आप किसी नॉर्मल एक्सरे से उस एक्सरे को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसके दोनों जो जॉइंट्स हैं उसके दरमियान स्पेस कम हो जाएगी और वहाँ पे आपको हड्डी की जो स्मूथ मार्जिन है वो ख़त्म होकर हल्के हल्के से रेशे मजीद नए रेशे निकलना शुरू हो जाएंगे। सही। तो मैं तभी आम ज़बान में समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ें प्लस हड्डी के ऊपर एक वाइट रंग की डार्क रंग की लाइनें आना शुरू हो जाएंगी जो कि यानी कि वेयर एंड टेयर की वजह से नई हड्डी एबनॉर्मली बनना शुरू हो जाती है वहाँ पे ये चीज़। और अगर बहुत ज़्यादा सूजन हुई है तो वहाँ पे आपको यानी कि
आपको महसूस होगा कि वहाँ पे कोई करेक्शन भी मौजूद है अंदर। तो ये चीज़ें एक्सरे के अंदर आपको दिख सकती हैं, जिसके बाद हम डायग्नोज कर लेते हैं। फिर वो अगर उसके डिटेल में जाएँ तो उसकी फिर एक मतलब यानी कि आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी भी वाबस्तगी इसी शोबे से है, तो एक लॉरेंस क्लासिफिकेशन होती है, उस पूरा क्लासीफाई करते हैं उसको। तो आम नाज़रीन के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके मज़ीद अगर हम अंदर जाएँ तो ख़ास तौर पर अगर लिगामेंट्स की बात करें, और ख़ास तौर पर जैसे हरफ़ आम में घुटने की रस्सियाँ कहा जाता है, तो ये बताएं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा हो, यानी ये नाज़रीन को हमें बताना चाहिए कि अगर वज़न ज़्यादा हो तो आपकी जो घुटने की रस्सियाँ हैं उनको किस हद तक नुकसान पहुँच सकता है? देखिए, जो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, एक तो ओबेसिटी जो है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वज़न की ज़्यादती का इसके ऊपर होना, क्योंकि जितना वज़न होगा उतना घुटनों पे लोड पड़ेगा, और उतना ही जो है ना वो लोड पड़ने की वजह से फिर वो वेर एंड टियर होगा, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की वजह। तो वज़न तो वैसे ही हर मतलब बीमारी की कहते हैं कि जड़ वज़न ही है, और मुझे भी कम करने की ज़रूरत है। और जो है ना सर मैंने वैसे आपको हरगिज़ नहीं कहा तो जो है ना वो अब इस चीज़ का ये है कि हमारे जो यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, यहाँ पे ACL होता है, PCL होता है, मिडिल मेनिस्कस होता है, तो ऑब्वियसली जितना आपका वेट होगा उस लिहाज से उस चीज़ को आपके लिए मूवमेंट मुश्किल होगी। और जहाँ आप थोड़ी रफ मूवमेंट लेंगे, यानी कि स्पेसिफिक पोस्चर्स होते हैं कि भाई नी घुटना फ्लेक्स हुआ हो और टांग रोटेट हो जाए, तो लिगामेंट्स ACL के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर जितना लोड होगा जाहिर सी बात है उतने आप प्रोन हैं डैमेज के लिए। तो ये चीज़ यानी कि ऑब्वियस है विद वाइस वर्सा एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्लासिकल मेथड ऑफ सर्जरी बनिस्बत जो इस वक्त हैं, यानी कि जदीद जो मेथड ऑफ सर्जरीज़ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जिद्दत आ चुकी है रिगार्डिंग सर्जरीज़? देखिए, सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी अपने अंदर ही एक समंदर की तरह है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं रही, बल्कि इसके अंदर अब सेकंड फेलोशिप होना शुरू हो गई है। कोई ट्रॉमा के अंदर सेकंड फेलोशिप कर रहा है, स्पेशलाइजेशन फर्दर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई नी रिप्लेसमेंट्स के अंदर कर रहा है, आर्थोप्लास्टी, कोई ACL जैसे बात की लिगामेंट्स की रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, आर्थोस्कोपी कर रहा है, कोई ट्यूमर सर्जरी कर रहा है, कोई पीट्स ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी, इसके अंदर ना मरीजों का फ्लो भी ज़्यादा है और इसकी गहराई बहुत है। तो इसके साथ साथ जो ना एडवांसमेंट इस तरह से आ गई है कि पहले यानी कि मिसाल तौर पर शोल्डर जब रिपेयर करते थे तो उसको एक ओपन बैंकार्ड प्रोसीजर होता है शोल्डर के लिए, उसके थ्रू लंबा चीरा देके करते थे। लेकिन अब जैसे जो ना मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यानी कि बिल्कुल मुख्तसर से चीरे की सर्जरी की तरफ दुनिया जा रही है, तो बिल्कुल मुख्तसर सा चीरा, छोटा सा चीरा देके लेप्रोस्कोप और कैमरेज और ऑर्थ्रोस्कोप के थ्रू अब सर्जरीज दुनिया भर में होना शुरू हो गई हैं। तो अब ये ट्रेंड जो ना बड़ी सर्जरीज यानी कि बड़े इंसिजन, बड़े कट की सर्जरीज से ख़त्म होके इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इससे फिर इन्फेक्शन कम है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, और जो जख्म बनता है वो कम है, कॉस्मेटिकली फ़ायदेमंद है। तो लेकिन इसके लिए फिर आपको उसकी मतलब महारत चाहिए उसके लिए आपको करने के लिए, बस ये थोड़ा सा। तो सर इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि एक्सपर्टीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त भी यानी मार्केट में डॉक्टर्स इस हवाले से कम हैं कि जो मिनिमल इन्वेसिव में जिनका हाथ साफ हो? नहीं, डॉक्टर्स तो हमारे पास अच्छे खासे नाम मौजूद हैं जो कि इस वक्त कर भी रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स की एसोसिएशन है वो ख़ुद जो है ना इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती है, और जो उनके मेंबर्स हैं उनको प्रमोट करके इस तरह की जो है ना वो फेलोशिप्स करवाती हैं। और डॉक्टर्स जो है वो हाँ ये बात सही है, जितनी हमारी आवाम है, अब कराची के आप देखें ना, ऑन पेपर तो ये 1.5-2 करोड़ की आबादी और शायद इससे बढ़ेगी भी नहीं अगले 5-10 साल तक, लेकिन हक़ाइक़ में जो है ना ये 3-3.5 करोड़ की आबादी है अगर आप पूरी पेरिफेरीज में चले जाएँ तो। अब इतनी बड़ी आबादी के लिए जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स चाहिए वो मेरे ख्याल में जो है ना काफ़ी नहीं है। सर्जन्स हैं, लेकिन आपको मैच करना है इनपुट आउटपुट, कितनी आबादी उसके हिसाब से आपने मैच करना है। तो मैं कहता हूँ अभी बहुत बड़ा एक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए जगह है कि आपने न्यू डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, स्कीम 33 की तरफ चले जाएँ, और जो पेरिफेरीज हैं वहाँ आपके अच्छे खासे पेशेंट बन सकते हैं, अच्छा खासा नाम बन सकता है। ठीक। डॉक्टर साहब इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। TI मार्केटिंग नेटवर्क पेश करते हैं मीरान मॉल। A project of Bin Sadiq Builders Private Limited, मलीर 15 की प्राइम लोकेशन पर। मीरान मॉल।
झांची और इमाम बख्श मार्केट के साथ। दौर जदीद की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता एक मुकम्मल शॉपिंग मॉल मीरान मॉल। चंद मंसूख शुदा दुकानें मालिकाना हकूक पर दस्तयाब हैं। %50 अदायगी पर फौरी कब्जा। बकाया जात अपना कारोबार करके अदा करें। फौरी अदायगी, फौरी कब्जा। मीरान मॉल। अदायगी का शेड्यूल आपकी मर्जी के मुताबिक। अपनी दुकान, अपना कारोबार, बेहतरीन रोजगार। मीरान मॉल। गुंजान आबादी के दरमियान एक मुकम्मल बेहतरीन शॉपिंग मॉल मीरान मॉल। हजारों नहीं लाखों की आमदनी, सरमाया और मुस्तकबिल दोनों महफूज। मीरान मॉल। तो अभी विजिट करें और अपनी पसंद की दुकान सिर्फ 50% अदायगी पर हासिल करें। मीरान मॉल। A project of बिन सादिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। विजिट करें और बेशुमार तहाइफ हासिल करें। शानदार इफ्तिताह 30 अक्टूबर बरोज हफ्ता। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रियल एस्टेट मार्केटिंग का एक मोतबर नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। कॉल नाउ 0309 222 9911 0309 222 9912 0330 3587111। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मुसब आफाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजा मुसब साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन जिना हॉस्पिटल कराची। तो आइए गुफ्तगू का दोबारा सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे कि हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुतालिक और बाकी चीज़ों के मुतालिक एक मुफस्सिल गुफ्तगू की है, तो इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रिकेट्स के मुतालिक भी आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि रिकेट्स क्या है और इसकी डेफिशिएंसी किस वजह से होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे है। सही। अच्छा, इसमें बस आपसे मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करूँगा कि आखिर में ना इसकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रिकेट्स है, इनकी बीमारियों को हल्की तरह में हम बात करेंगे। खैर सबसे पहले जो आपने सवाल किया रिकेट्स के ऊपर, देखिए रिकेट्स जो है वो बेसिकली बच्चों की बीमारी है और जिसके अंदर विटामिन डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विटामिन डी की कमी इसके लिए। अब इसमें क्या होता है कि विटामिन डी का काम ये होता है कि वो हड्डियों के अंदर यानी कि मिनरलाइजेशन उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है। अब जब विटामिन डी नहीं है तो हड्डियाँ नरम, फ्रेजाइल, वीक रहती हैं, जिसकी वजह से आगे तक फ्रैक्चर होने के इम्कान होते हैं। तो ये और इसकी मतलब मल्टीपल वजूहत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वजूहत विटामिन डी है। विटामिन डी या तो डाइट में कमी है, ऐसे बहुत सारे नर्सिंग पेशेंट्स होते हैं जो कि ओल्ड एज होते हैं जिनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, या हमारी बहुत सारी ऐसी खातून जो कि मुकम्मल पर्दा करती हैं उनका सन का एक्सपोजर नहीं होता। तो सनलाइट का एक्सपोजर अगर नहीं है, सनलाइट पर एक्टिवेट करता है आपके विटामिन डी को आपकी बॉडी के अंदर, जिसके बाद वो एक्टिव होता है और वो सारा फिर मिनरल्स को डिपॉजिट करता है बोन्स के अंदर। जब वो नहीं है तो फिर विटामिन डी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रिकेट्स होता है। साथ साथ अगर किसी को कोई GIT का इशू है, सीलिएक डिजीज़ है जिसके अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से भी इसको फिर ये इशू रहता है। और ख़ास तौर पर डाइट्स, ऐसे लोग जो कि बेड बाउंड होते हैं डाइट्स, तो इन जो है ना मरीज़ों को ये खतरे लायक होते हैं। साथ साथ लिवर डिजीज़ अगर किसी को है तो वो लिवर भी विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो लिवर डिजीज़ है तो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से जो ना ये मसले रहते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात मुझे ज़रा समझाइएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी लाइजीन का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर वो सिरप्स के जो लाइजीन बेस्ड हैं, तो कहते हैं कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। तो ये ज़रा बताइए सर कि ये अमल मतलब ये किस तरह से होता है, लाइजीन है क्या कि जो कैल्शियम को जल्दी एब्जॉर्ब करता है?
अच्छा देखें, इसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म है, यानी कि हर चीज़ को आपकी बॉडी का ना एक जैसे मिसाल तौर पर खाना जो है जब वो आपके स्टमक में जाता है उसका एक फिक्स ड्यूरेशन है, इतने घंटे उसने वहाँ पर रहना होता है, फिर आपकी बड़ी आंतों में आता है, छोटी आंतों में आता है, पेट के बाद छोटी आंतों में, फिर बड़ी आंतों में जाता है, उसका एक ड्यूरेशन है इतने इतने अरसे। तो आपकी जो बॉडी की एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से वो उसके डिपेंडेंट होती है। अभी जो सारे ड्रग्स हैं इनका काम ये होता है कि कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन इंटेस्टाइन से और डिपोजिशन, ये इन चीज़ों पे एक्ट करती हैं जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा लेती हैं और फिर इनको बॉडी के अंदर ये अवेलेबल कराती हैं, जिसके बाद फिर सारे हार्मोन्स आपके एक्ट करके उसको डिपॉजिट करने का काम करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आपको पता है कि वक्त हमारे पास थोड़ा सा ज़रा मुख्तसर होता है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सवालात जो हैं वो आपके पर्सनल लाइफ के मुताबिक भी किए जाएँ, और साथ ही साथ आप लोगों का जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बीइंग अ डॉक्टर्स YDA, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि YDA क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है। देखिए YDA जो है ना एक यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि फिर हर प्रोविंस में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। YDA हम YDA सिंध से वाबस्ता हैं, YDA पंजाब अलग है, YDA KP के अलग है, और ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जिसमें डॉक्टर्स के साथ जितनी भी अगर कोई अगर नाजायज़ी हो, कोई इनजस्टिस हो रहा हो विद रिगार्डिंग टू एनी इशू, पेज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, या कोई भी ऐसे बेनिफिट जो कि बाकी एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे, या ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम्स करना, ऐसे डॉक्टर्स मेडिकल रिलेटेड इवेंट्स करना, इस सब को हम एक शेल्टर, एक नेम के अंदर, एक ब्रांड के अंदर लेके आ गए हैं जो कोई YDA है। तो इसके काम ये है कि डॉक्टर्स के फलाह के लिए काम करना, उनके हकूक़ के लिए काम करना और ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे डॉक्टर्स की प्रमोशन हो। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आप किस हद तक कामयाब रहे हैं अपने इस मिशन में? देखिए बेहद कामयाब रहे हैं। हमारे जो सीनियर्स जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था, इसमें डॉक्टर उमर सुल्तान साहब हैं, डॉक्टर यासीन हैं और डॉक्टर उस्मान है, ये सब 7-8 साल पहले इसकी YDA सिंध की बुनियाद रखी थी, और भी दीगर है, मैं मतलब लोग हैं तो उसमें उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद आप देखें जब मैंने हाउस जॉब की थी 2016 में, तो हमने कुछ 24,000 रुपये काम किया था। आज माशाल्लाह से इसी स्ट्रगल की वजह से, इसी एक प्लेटफॉर्म होने की वजह से डॉक्टर्स को आप देखें, आप आज हाउस ऑफिसर की तनख्वाह 45 से 55,000 रुपये है, और साथ साथ उनके पास एक शेल्टर है, एक जगह है जिसके थ्रू वो अपनी बात हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप देखें कि पहले डॉक्टर्स के कमीशन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आते थे गवर्नमेंट सर्विस के लिए, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा था। सारे डॉक्टर्स जो है ना जॉब्स आने की वजह से, फिर उसके बाद इस YDA के बनने के बाद, डायलॉग्स होने के बाद 2017 में कमीशन आए, जिसमें 5-5.5 हज़ार डॉक्टर्स की भर्तियाँ हुई। फिर 2019 में आया जिसमें मैं फिर कमीशन हुआ उसके अंदर, और अब मजीद दोबारा से 2021 में मुतवक्किल है कि अभी 1500-1700 कुछ आने वाली हैं। तो ये सब इसी तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जिससे आप हायर अथॉरिटीज़ तक अपने इश्यूज़ को पहुंचा सकें। ऐसा नहीं है कि हायर अथॉरिटीज़ आपके हल मसले को बिल्कुल ही निगलेक्ट करना चाहती हैं, लेकिन जब तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी वॉइस नहीं होगी, तब तक कि आप एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो ये उस चीज़ का काम करती है कि जो आपके साथ हकूक़ हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, वो हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाना, डिस्कस करना और फिर अपना हक लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस हॉस्पिटल से आप इस वक्त वाबस्ता हैं, नो डाउट इन दिस कि वो एक माँ का दर्जा रखती है तमाम हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वहीं से बन करके निकले हैं। और चूँकि मैं भी उसे अपना उस्ताद खाना कहता हूँ, क्योंकि मेरी जो टीचर हैं मैडम रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुमैया अफजाल साहिबा, उनका ताल्लुक भी वहीं से है इस वक्त, और डॉक्टर रियाज बेग चुगताई साहब हैं, और माशाल्लाह इवन ऑर्थोपेडिक्स में अल्लाह पाक उन्हें हयाती दे डॉक्टर प्रोफेसर सईद मिनहाज साहब। तो यानी कि देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो जिन्ना हॉस्पिटल ने पैदा किए। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है वो किस कदर फ़ाल है और कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है बिकॉज ऑफ YDA? बात यह है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि और जिन्ना से ऑर्थोपेडिक्स के बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, यानी कि रिटायर हो गए वो सब लोग, यानी कि जैसा बताया कि मिनहाज साहब हो गए, अनीसुद्दीन भट्टी साहब हो गए, ये सब बड़े हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं। तो अब ये रिटायर हो गए, लेकिन इनके बाद भी जो हमारे इस वक्त ऑनगोइंग करंट फैकल्टी है, जिसमें डॉक्टर परवेज़ साहब हैं, हमारे मेरे सुपरवाइज़र, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर काशिफ महमूद साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा इस चीज़ को टेक ओवर किया हुआ है। और ऑर्थोपेडिक्स की यानी कि जो फ्लो है केसेस का, ऑपरेशंस का, OPDs का, यानी कि डॉक्टर काशिफ साहब की तो मैं बिल्कुल ओपनली एडमायर करता हूँ। हर जगह जो मेरे सुपरवाइज़र भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, कि वो 840 पे अभी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद भी 840 पे सबसे पहले 830-840 पे पहुँचे हुए होते हैं, और वही मॉर्निंग मीटिंग मोस्टली हमारी कंडक्ट करते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि इस चीज़ को ज़ाया नहीं, मतलब उनके जाने के बाद वो एक वैक्यूम नहीं आया और चीज़ें उसी तरीके से रमा दमाएँ
साथ साथ जितने भी आप देखें जो YDA के, जैसा आपने बात की YDA का रोल है, तो YDA के जितने भी, अच्छा इसमें मैं डॉक्टर परवेज साहब हैं उनको भी एक रोल करूँगा कि जो जितनी मैनेजमेंट है वो हमारे परवेज साहब ने बड़ी अच्छी तरह, जो इंटरनल मैनेजमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट्स की, ऑफिसर्स की, उसको बड़ी अच्छी तरह उन्होंने मैनेज रखा हुआ है। और OPDs और OTs उसी तरह, COT उसी तरह फाल है। जहाँ तक YDA की आपने बात की, देखें YDA का इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने YDA के लीडर निकले हैं वो सब ऑर्थोपेडिक्स से ही निकले हैं। यानी कि उसमें हमारे डॉक्टर फ़ारूक रऊफ़ हैं, डॉक्टर उस्मान हैं, डॉक्टर सज्जाद साहब हैं और मैं हो गया, तो हम सब ऑर्थोपेडिक्स से ही वाबस्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्थोपेडिक की जो वार्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं PGs और ऑब्जर्वर्स के मुकाबले में, कि कुछ उसमें ना एज सच YDA की इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो चीज़ें मतलब अपने हिसाब से रवा दमा है, जो सालों साल जो सिस्टम चल रहा है उसी तरह चल रहा है। तो उसमें लेकिन वैसे ओवरऑल जिना में जो इशूज़ हैं हाउस ऑफिसर्स के और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स के, उनको हल करने में, उनको डिस्कस करने में, उनकी सिक्योरिटी इशूज़ हैं, उनके पेड नॉन पेड के इशूज़ हैं, उनके इंडक्शन के इशूज़ हैं, उसके लिए YDA का बड़ा कलीजी किरदार रहा है हमेशा से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दोबारा अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। ख़ास तौर पर अगर ट्रॉमा की बात की जाए तो ट्रॉमा सेंटर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हवाले से कितना बहाल है? देखिए ट्रॉमा सेंटर एक तो बड़ी खुशहाल चीज़ है कि ट्रॉमा सेंटर मेरे ख्याल में इस वक्त सिंध का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। इस तरह से मुझे उसके एक यूनिक, उसको ना एक चीज़ हासिल है, और एक उसका चलना, और बड़ा एक मतलब जब मैं हाउस ऑफ कर रहा था सिविल अस्पताल तब ये बन रहा था, तो बड़ी खुशहाल चीज़, उसको देख के बड़ी खुशी होती है कि ये केटर कर रहा है इतने डॉक्टर्स को। जहाँ तक बात है ऑर्थोपेडिक्स की, देखें बात यह है कि ऑर्थोपेडिक्स जो है वहाँ की सिविल अस्पताल के साथ ही एसोसिएटेड है, यानी कि जो सिविल अस्पताल के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज और फैकल्टी हैं वही ट्रॉमा सेंटर को भी मैनेज करते हैं। उनके बाद अपने इंटरनल भी RMOs होते हैं, साथ साथ सिविल के जो ट्रेनीज होते हैं ऑफिसर को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से फाल है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, और हर तरह के मतलब उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, और वो मतलब जो उनके पास इमरजेंसी में प्रोसीजर्स होते हैं वो जो जैसे जिना में होता है वही सिविल की में उसी हिसाब से जो मामला आता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब, एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मज़ीद जो है वो फ़ाल करने के लिए, इवन जो हमारी JPMC की फैकल्टी है उनको क्या करना चाहिए कि ये मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सके? देखिए JPMC का तो मसला है कि जब से ये सिंध और फेडरल का इसको इशू रहा है कि सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इसको हम रन करेंगे, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कहते हैं कि नहीं फेडरल के हवाले किया जाए, क्योंकि इसकी इनिशियली जो है वो जब ये बना था तो फेडरल के हवाले था। लेकिन सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा लीगलाइज क्लेम है कि भाई जब से 18 अमेंडमेंट हुई है सारे सेहत के इदारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गए, तो ये हमारे पास क्यों नहीं है? तो जब तक ये टसल चलती रहेगी, इस चक्कर में क्या होगा कि फैकल्टी रिटायर होती जा रही है लेकिन आ नहीं पा रहे लोग यहाँ पे। तो जब तक कि फैकल्टी कम होगी तो कोई कहीं ना कहीं तो भले कितना रहेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं वो कितना ही कंपलसेट कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना आपको लैक मिलता है। तो उसका ये हल है कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए, और मेरी काविश है, मेरी ख्वाहिश भी ये है कि भाई सिंध गवर्नमेंट को तरीके से टेक ओवर बिल्कुल कर ले, और इसमें इंडक्शन एम्प्लॉयज़ की जो ऑलरेडी वहाँ के ट्रेन एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंडक्शन वहाँ पे हो तरीके से, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, ताकि फिर फैकल्टी पूरी होगी तो फिर ज़ाहिर तरीके से सारे प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ डायमेंशंस में यानी कि फिर काम भी हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल है जो कि थोड़ा सा सख्त है, तो मैं चाहूँगा कि आप चूँकि एक ज़िम्मेदार आदमी हैं तो आप यकीनन इस पर बुरा भी नहीं मनाएंगे, उसका जवाब देंगे कि कुछ सीनियर डॉक्टर्स जो हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, तो उनका ये कहना है कि जी अब यंग डॉक्टर्स जो आए हैं ये थोड़े से बदमाश भी हैं, तो ये धौंस जमा के भी अपना जो है ना वो बात मनवा लेते हैं, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है और गलत है? धौंस जमाने की बात तो नहीं है इसमें। बात इसमें यह है कि जितनी भी हुकूमतें चलती हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जितनी भी हुकूमत क्या है, हुकूमत है कि भाई लोग क्या चाहते हैं। अब जितने भी हमारे उस्ताद हैं सब हमारे बहुत मोहतरम हैं, और A to Z जितनी भी YDA की पूरी फ्रेटर्निटी है वो सबसे बड़ा रिस्पेक्ट करती है, और हम लोग बिल्कुल वहाँ पर एक फैमिली की तरह ही हैं। और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी कोई अपने किसी कंसल्टेंट से 2.5-3 साल जिन्हें में होगा मैंने कभी भी ऐसी कोई बात की हो। लेकिन इसकी मिसाल ये है कि देखें, अब एक मिसाल तौर पर अब गवर्नमेंट है, उसमें सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं या एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसकी अब वो कह रहा है कि भाई इस चीज़ को इस तरह से हो जाए नीचे, लेकिन नीचे जितने लोग हैं, आवाम है, जिनको मैनेज करने के लिए उस मिनिस्टर को रखा गया है, वो कहते हैं कि नहीं इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए। तो YDA जो है वो डॉक्टर्स की मानंद है, वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर्स को ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि कंसल्टेंट जो है ना वो 9 to 3 ड्यूटी करके फिर वो चले जाते हैं। रात के मसले क्या हैं, ऑन कॉल के मसले क्या हैं, पोस्ट कॉल के मसले क्या हैं, तो वो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है वैसे मसलों में भी इसमें इजाफा होता जा रहा है, पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है, तो वो उन मसलों को नए तरीके से एड्रेस करना
और बताना कि डॉक्टर्स को मसले क्या हैं, इन चीज़ों की मामला क्या है, इसको हल करें। तो अब इस चीज़ को हम लोग एड्रेस करते हैं तो वो दस पे थोड़ा सा फिर वो जब एक उनका नैरेटिव एक होता है, हमारा नैरेटिव एक होता है, तो जब वो थोड़ा सा क्लैश और नैरेटिव्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये कि फिर डायलॉग्स और डिस्कशन। तो वो वाली बात है कि जितने भी दुनिया की बड़ी से बड़ी जंगें भी जो है ना वो असलियत से नहीं जीती गई, वो डायलॉग से जीती गई हैं या डायलॉग से हल हुई हैं। तो इवेंचुअली ऑन टेबल टॉक्स ही होती हैं और उससे फिर कोई ना कोई हल निकलता है और मामला सुलझ जाता है सारे। ठीक है। और अच्छा सर, एक और सवाल करना चाहूँगा कि आई होप सो कि आप उसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे। मैडम सिमी जमाली जब थीं तब तो एक अलग जाहिर सी बात है, वो आप दौर वो आपने भी देखा है। अब जब वो नहीं हैं तो अब जो सिटिंग एमएस हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो मैडम जो हैं वो किस कदर फ़ाल थीं और जो डॉक्टर साहब हैं ये किस कदर डायनामिक हैं जेपीएमसी को आगे लेके जाने में? अच्छा, मैडम सिमी का जो है बड़ा लंबा ड्यूरेशन था जिना में, यानी कि 1990 समथिंग से वो है और 2021 तक उन्होंने, 1 अगस्त तक, 17 अगस्त उनकी रिटायरमेंट का दिन है तो मुझे याद है, आज तक याद है। तो उन्होंने जो है ना वो इतने अर्सा काफ़ी जिना में दिया, उन्होंने बहुत सर्व किया है। यानी कि मेरी रोटेशन लगी थी एमरजेंसी में, वो एमरजेंसी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट में थी, तो मैं उनकी इस चीज़ को बड़ा एक्नॉलेज करता हूँ कि रात के 3 साढ़े 3 बजे भी उनको जब व्हाट्सएप करता था मैं, तो वो रिस्पॉन्स करती थी कि उसको इस तरह से कर लो, ठीक है मैं इसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टर भी थी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थी, तो बड़ा कम मुख्तसर सी नींद करती थी। और वो क्योंकि मुझे इस तरह से आइडिया हो कि 3:30 तक तो मेरी उनसे बात हुई है एक दफ़ा, उसके बाद सुबह 10 बजे ऑफिस में होती थी। तो डायरेक्टर के तौर पे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एमरजेंसी का होके भी वो उन्होंने, हम पीजीज़ को, वो चाहे तो किसी को भी कह सकती थी भाई आप इसको डील करो, लेकिन डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना, डायरेक्ट बात करना, और मतलब मैं समझता हूँ उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार था। और उन्होंने जिन्ना को यानी कि जी जान उन्होंने ला के उस पर काम किया है। एमरजेंसी भी उनके अंडर काफ़ी जो है ना, मतलब उन्होंने एमरजेंसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक रही हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे काम किया है एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। साथ साथ एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना और ऊपर ब्यूरोक्रेसी से अलग डील करना। तो मतलब मैं कहता हूँ कि शी वॉज अ आयरन लेडी और उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। जबकि शाहिद साहब जो हैं ये बिल्कुल अभी यानी कि उनको 2 ढाई 3 महीने हुए हैं, लेकिन हमने उनको मतलब बड़ा, हमारे मतलब जनरल सर्जरी के प्रोफेसर हैं और बड़ा हमने उनको, इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, कूल काम कंपोज शख्स है और चीज़ों को उनकी मेरिट पे देखना और जिसके जो भी लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं उनको इजीली एड्रेस करना और मतलब हिंड्रेंस नहीं हो बिल्कुल भी चीज़ों को। तो यानी कि उनकी अपनी क्वालिटी थी मैडम सिमी की, सर प्रोफेसर शाहिद रफीक साहब की अपनी क्वालिटी है। तो दोनों अपनी जगह, मतलब मैं कहता हूँ इनकी पर्सनैलिटी का अपना एक अलग अंसर है, उनका अलग अंसर है और दोनों काफ़ी प्रोफेसर हैं और दोनों की बड़ी जो है ज़बरदस्त खिदमत हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी अपील जो है बिलखुसूस, ये मैं छोटा सा गिला भी करूँगा लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ये मेरा पैगाम वाइडिया तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि हमारा जो ये हेल्थ अवेयरनेस के वाले से जो इनिशिएटिव है इसमें हमारा साथ दें। और मेरे शो में सर डॉक्टर फ़ारूक रऊफ़ तो खैर से आ चुके हैं, अब आप आ चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक अपील कर दें प्रेसिडेंट से लेके मेंबर्स तक कि आपने यासिर अब्बास के शो में बिल्कुल। मैं तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं और साथ साथ जितने भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ जो वाबस्ता हमारे कंसल्टेंट्स हैं और जो अच्छे ट्रेनीज़ हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यासिर अब्बास साहब बड़े एक हमारे मोहतरम हैं, इनकी बड़ी खिदमत हैं हेल्थ के मुतालिक के, हर हफ्ते जो है ना एक न एक शो ये डिलीवर करते हैं जिस पे हेल्थ अवेयरनेस के मुतालिक काम होता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबके सब आके इस पर और अपना अपना मुख्तलिफ स्पेशलिटी के मुतालिक बात करें और हेल्थ अवेयरनेस इश्यूज़ के ऊपर और पब्लिक हेल्थ के ऊपर बात करें। अच्छा सर, कोई मैं चाहूँगा कि अपने असातिज़ा के मुतालिक आप बताइए कि अपने असातिज़ा के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? असातिज़ा देखें, जनरल सर्जरी जब मैंने की थी तो मेरे जो सुपरवाइज़र थी वो डॉक्टर मारिया हैं थी और उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर शमीम कोई साहब थे। शमीम साहब से मैंने काफ़ी मतलब चीज़ें जो है ना उनकी अब्जॉर्ब की हैं, यानी कि उनकी जो शख्सियत है, एक तो पहली बात है कि जो उनकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन थी, यानी कि मैंने जिना के अंदर मतलब हार्डली बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी डेडिकेशन के साथ और सुबह 8 बजे पहुंच जाना और 3-3 बजे तक बैठ के काम करना और A to Z हर चीज़ में वार्ड का इंटरफेयर करना मरीज, यानी कि उनके जाने के बाद भी सारे एम्प्लॉय उनको याद रखते हैं। हालांकि वो बहुत टफ थे, उन्होंने जो है ना पीजीज़ को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने के लिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएट्स को, स्टाफ को, सबको टी स्टाफ चलाने के लिए थोड़ा उनको टफ बनना पड़ा, लेकिन उनके जाने के बाद भी लोग जो है ना उनको अच्छे अल्फाजों में रखते हैं कि वो पेशेंट्स के लिए बहुत मुखलिस थे और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर डायनेमिक एक आंसर था कि किसी चीज़ को मतलब प्रोजेक्ट को अचीव करना, इवेंट्स को अचीव करना, ये मैंने उनसे काफ़ी मतलब जो है चीज़ें सीखी हैं। और अभी जो रिसेंट मेरे हैं सुपरवाइज़र प्रोफेसर काशिफ महमूद साहब हैं ऑर्थोपेडिक्स के, तो उनसे भी अल्लाह का शुक्र मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मतलब उनकी पर्सनैलिटी जो है कूल काम कंपोस्ट और अपने मतलब चीज़ों पर फोकस्ड हैं
तो ये कि इंसान को मैं कहता हूँ कि ये चीज़ अपनानी चाहिए कि जिस बंदे की जो अच्छी क्वालिटी हो ना वो उससे एब्जॉर्व कर लेनी चाहिए। तो मैं अल्लाह का शुक्र मुझे बड़े अच्छे असतिज़ा मिले और मैंने उनसे मतलब जो है काफ़ी सीखने का मौका मिला। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, तो मैं चाहूँगा एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहें। ख़ास पैगाम मेरा यही है आज हमारे टॉपिक के मुतालिक ये थोड़ा सा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिकेट्स के मुतालिक ही कि देखें ये दोनों बीमारियां जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें आप लोग क्या है कि डॉक्टर्स के पास जाके हज़ारों रुपए की लाखों रुपए की दवाइयाँ चल रही होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की कई महीने। देखें इसका मैं बिल्कुल एक क्लियर बात करूँगा, इसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो इनिशियल जो उसकी स्टेज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर वो आपकी डाइट, आपका वेट लॉस, आपकी फिजियोथेरेपी और आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। यानी कि मेरी एक रिलेटिव हैं जिनकी 85 ईयर्स एज है और उन्होंने एक्सरसाइज और डाइट से अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस बिल्कुल ख़त्म कर लिया है और वो सारे घर के A to Z काम करती हैं क्योंकि वो मुसलसल वेट बेरिंग एक्सरसाइज करती हैं और वॉक करती हैं। तो ये हज़ारों लाखों रुपए आप खर्च करते हैं दवाइयों पे, अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें कि आप अपनी डाइट अच्छी कर लें, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज रखें, वेट लॉस कर लें और लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें तो आपकी जो ना बीमारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। यही बात रिकेट से भी है कि आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि सन का एक्सपोजर कम हो, डाइट हमारी अच्छी ना हो, विटामिन डी कम हो, फिर हम दवाइयाँ लेके विटामिन डी की सही करें। आप सन का एडिक्वेट एक्सपोजर रखें, यानी कि अपने आपको आधा घंटा 1 घंटा रोज़ाना सन एक्सपोजर लें, अपनी डाइट के अंदर फ़िश, एग्स, मिल्क इसको लें तो आपके अंदर ये चीज़ इशूज़ होंगे ही नहीं। तो बस मेरा ये है कि एक मतलब यानी कि एक रेमेडी मैंने आपको पहले से दे दी है कि इसको आपको दवाइयों की तरफ जाने ना पड़े, आप लोग अपनी डाइट से और नेचुरल चीज़ों से बगैर पैसे खर्च करें अपना इलाज करें। ठीक। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने टाइम दिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर राजा मुसब, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्ना हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।